गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आज सिटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको सब पता है कि हमारा 12th क्लास है इकोनॉमिक्स, जो हमारा विषय है वो आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 है बाजार आपका संतुलन। बाजार संतुलन के माध्यम से हमने देखा कि अधिपूर्ति अधिमान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, और उसके बाद बाजार संतुलन क्या होता है, कैसे उनके बीच कमी स्थिति में आपके वृद्धि में क्या उसके आपके प्रभाव पड़ते हैं, उन सब विषयों को, उन सब चीजों को हमने अपने चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से उनको पढ़ा और जाना था। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने चैप्टर को प्रॉपर बहुत अच्छे से आपका रिवीजन कर रहे होंगे, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सब चीजों को बहुत अच्छे से, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से उसको कर रहे होंगे। और बच्चों, आपका साथ ही में जो आपका रिवीजन का जो आपका प्रोसेसर है, आप उसको कंटिन्यूस रखिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 लगभग 2 दिन में है, अब कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक दो चैप्टर और बचेंगे। आप अगर हाथों हाथ अपने आपका रिवीजन अपना करते रहेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी आपके लिए आपका समस्या नहीं होगा, और एक बुक भी आपकी बहुत जल्दी आपका बच्चों समाप्त हो जाएगी। हम चलते हैं अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग आपका कुछ इसमें आपका बात करने वाले हैं कि आपका किस प्रकार से हम लोग इनके अंतर्गत जो है फर्मों की स्थिति, इन सब चीजों का जो मेनली अगर मैं आपको कहूं कि हम किस प्रकार अगर ये देखते हैं कि अगर मांग के नियम के अनुसार अगर हम लोग ये देखें कि अधिपूर्ति और अधिमांग में किस प्रकार का आपका ग्राफिकल संबंध है, उसको हम लोग कैसे आपका देख सकते हैं, हम लोग जो है बच्चों मैं उसके विषय में आपका बात करने वाले हैं। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा ही आपका इम्पोर्टेंट है, और इसको ध्यान रखते चलिए। जैसे मैं आपको नया पॉइंट इसमें आपको प्रारंभ करा रहा हूं। जैसे आप देखिए, मैं एक चित्र बनाऊंगा और उस चित्र के माध्यम से हम लोग मांग के नियम को समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, मांग के नियम को थोड़ा हम लोग को आपका देखेंगे कि मांग का नियम क्या है, उस नियम को समझेंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि मांग ध्यान दीजिए कि जो आपका मांग वक्र है उसमें क्या स्थिति बनती है। मांग वक्र वक्र बाएं से दाईं और नीचे गिरता है। क्या होता है? नीचे गिरता है। ध्यान रखना, क्या गिरता है? बाएं से आपका नीचे की ओर आपका गिरता है, क्योंकि क्योंकि मांगी गई मात्रा तथा तथा वस्तु की कीमत के ऋणात्मक संबंध। कैसा है बच्चों? ऋणात्मक संबंध है। कैसे है? ऋणात्मक संबंध है। अब देखिए, ये तो होगा दूसरा। और दूसरा इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक और पॉइंट है इसमें कि ध्यान दीजिए, पूर्ति के नियम के अनुसार नियम के अनुसार पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति वक्र दाईं से बाईं ओर
ऊपर उठता हुआ वक्र है। कैसा है? उठता हुआ वक्र है, क्योंकि पूर्ति की मात्रा तथा वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध। ध्यान रखिए, मांग के नियम के अनुसार मांग वक्र बाईं ओर से दाईं ओर आपके नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि मांगी गई मात्रा था वस्तु की कीमत में क्या होता है आपका बच्चों? ऋणात्मक आपका संबंध होता है। और दूसरा इसी में है आपका पूर्ति के नियम के अनुसार। एक हमने देखा आपका कौन सा बच्चों? मांग का नियम, और दूसरा हमने देखा जो आपका पूर्ति का नियम था। उसके अनुसार क्या होता है बच्चों? इसमें वक्र बाईं ओर से दाईं ओर आपका ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र है, क्योंकि पूर्ति की मात्रा तथा वस्तु की कीमत में क्या होता है आपका? धनात्मक आपका संबंध होता है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप एक बार अच्छे से, ताकि आपकी सारी चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें, ताकि कुछ भी चीज ऐसी ना रहे जो आपको समझ ना आए। इसको समझिए कि हम किस प्रकार से आपका ग्राफ जो है अपना बनाएंगे। ये देखिए, ये इसको यहां टच करेगी आगे की दिशा में। ये देखिए, इसको यहां टच कराया, फिर एक लाइन जो है आपकी ये आएगी और ये ऐसे बनेगी, डॉट डॉट करके। एग्जैक्ट में बना देता हूं, लाइनिंग नहीं करता हूं, टोटल पूरा मैं एक बार में इसको करके अच्छे से बना देता हूं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस ग्राफ को। इसमें देखिए, सबसे पहले आप समझिए, इसमें 3 लाइन हम लोग कर लेते हैं, 1 2 और एक आपकी 3। देखिए, ये जो आपकी लाइन जाएगी, इस लाइन को यहां तक रोकते हैं। ये है आपका Q1। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है Q1। ये आपका यहां तक आएगा Q0, क्लियर है? और ये थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नीचे तक आएगा और ये यहां टच हो जाएगा और ये हो जाएगा Q1। ठीक है? अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इस वाली मात्रा पर जाएगा और ये टच करेगा इस प्रकार से। थोड़ा सा गलत चली गई लाइन, इसको दोबारा बनाता हूं। ये देखिए, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा फिल करते हैं अलग अलग। ये जहां तीनों पॉइंट आपका मिल रहे हैं इसको बनाते हैं E। ठीक है? ये हो गया D, ये हो गया S, ये हुआ D, ये हुआ S। और इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है? और इधर देखिए, ये आपको ध्यान रखना है ग्राफ बहुत अच्छे से। और ये आपकी कीमत हो गई, ये पहली P और ये आपकी P1, और ये होगी आपकी, ध्यान दीजिए, Q। क्या होगी आपकी? Q। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये क्या है आपका? ध्यान रखना है, अधिपूर्ति। कैसा है? अधिपूर्ति। और ये क्या है? ये है अधिमांग। ये कैसा है? अधिमांग। और यहां क्या होगा? यहां होगी कीमत। यहां क्या होगी? कीमत। ठीक? और यहां क्या होगा आपका? मांग। ठीक है? ये आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना है। इस ग्राफ को आप लोग देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा कि ये देखिए, ये थोड़ा सा कोने में बाहर को निकाल देता हूं तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि कैसे अधिपूर्ति और अधिमांग के बीच आपका संबंध है और वो इस पॉइंट पर आपका मीट कर रहा है। ध्यान रखना है। इतना आप लोगों ने देख लिया, चित्र बन गया है, आगे तरफ बढ़ चलते हैं। अब देखिए इसमें है क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा इसको देखिए। मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं। क्या करते हैं? बिंदु ई पर काटते हैं। इस बिंदु पर बाजार मांग बराबर होती है बाजार पूर्ति के। किसके? बाजार आपकी पूर्ति के। ठीक है। अगला देखिए, इसी में क्या है, इस कीमत, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है, इस कीमत से कम कीमत पर मांग पूर्ति है। मांग क्या है आपकी? पूर्ति है। अतः अधिमांग मांग है Q1 बड़ा है Q0 से। ये आपको ध्यान रखना है। इस कीमत से अधिक कीमत पर पूर्ति मांग है। पूर्ति क्या है आपका? मांग है। तो ये क्या होगा, अगर पूर्ति आपकी मांग है तो ये कैसा होगा बच्चों? आपके ध्यान रखना, ये होगा आपका अधिपूर्ति। कैसा होगा? अधिपूर्ति। देखिए दोनों पॉइंट अलग है। यहाँ क्या है? अधिमांग है, यहाँ अधिपूर्ति है। यहाँ कीमत के, देखिए यहाँ कीमत कैसी है? कम है। और यहाँ कीमत कैसी है? अधिक है। आप इसको समझिए, कैसी कीमत है? यहाँ अधिक है। और इसी में अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई में प्रति इकाई कीमत स्थिर रहने के कारण औसत व सीमांत आगम समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है। अतः इनके वक्र OX माइनस के अक्ष पर
समांतर होंगे, समांतर होते हैं। कैसे होंगे? समांतर होते हैं। अब कैसे होंगे समांतर, थोड़ा इसको हम लोग एक ग्राफ बना के क्या कर लेते हैं, आपका देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं, एक ये बना लेता हूं, एक ये बना लेता हूं। जैसे ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स, और ये मान लेता हूं पी, और ये मान लेता हूं एक्स, ये भी हो और ये भी हो। अगर ये देखिए, ये है कीमत, क्या है आपकी कीमत। और कीमत में भी सबसे बड़ी बात देखिए, जो कीमत है उसको देखिए, कीमत पर अगर मैं देखूं तो क्रॉस कट ये देखिए इस तरह से जो है वो आपका ग्राफ बनकर हमारे सामने आएगा। ये देखिए कैसे आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। दोबारा बता देता हूं एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये डी मान लिया, इसको एस मान लिया, इसको एस मान लिया, इसको डी मान लिया, और ये क्या हो गया, उद्योग, ठीक। और ये है उत्पादन। पर अगर मैं इसमें देखूं, ये है कीमत, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है किसके, कीमत के। और ये क्या है, उत्पादन। ये क्या है आपका उत्पादन, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से आपके जो चित्र हैं वो आपके बन सकते हैं, ठीक। आप इनको ध्यान रखिए, आगे देखिएगा। इसी के अंतर्गत अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको लिखा चुका हूं। ये सब चीजें जो है मैं आपको बहुत अच्छे से, कि पूर्ण प्रतियोगी विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं में क्रेता की संख्या अधिक होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको लिखा दिया। अब इसमें हम एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज इसकी बात करने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। मांग में परिवर्तन का संतुलन संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर प्रभाव, कैसा है, इन पर प्रभाव हमको देखना है कि मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर प्रभाव। इस प्रभाव को समझेंगे, और प्रभाव को समझने के साथ साथ जो हम है, जो आपका ग्राफ है, हम उस ग्राफ को भी आपका बनाते हुए आपका चलेंगे। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि से संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों कम हो जाते हैं। दूसरा है, जबकि
मांग में कमी, मांग में कमी होने से संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ बच्चों जैसे हम सोच रहे हैं उससे बहुत अलग बनेगा। ये काफी आपका डिफिकल्ट आपका ग्राफ होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना आसान हम लोग समझ रहे हैं उतना आसान आपका नहीं होगा। ये कहीं अधिक आपका जो है ये टफ वो आपका ग्राफ जो है होने वाला है। अगर आप इसको समझें। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अपने आप में अलग है, यूनिक ग्राफ है। एक मैं आपको अभी बस जनरल बना के दिखा रहा हूं ताकि आप इसको बना सकें। P1 और O, P0 और Q1 Q0 और P तो E1 मिला ही था और D1 D0 और देखिए अभी तो ग्राफ है, हम लोग जो है आपका इस ग्राफ को बनाएंगे। तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं, हम इतना ही रखते हैं इस ग्राफ को। लेकिन आप सबसे पहले इस चीज पर बड़ा सा फोकस करिए और इसको फोकस करके बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि मांग परिवर्तन का संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर किस प्रकार से आपका प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को हम लोगों को आपका देखना है। क्लियर है बच्चों? तो क्योंकि समय समाप्त हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर भी है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। जो इसका ग्राफ है मांग संतुलन के बीच और उसका पूर्ति का, उसको हम कल बहुत अच्छे से बनाकर उसको देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।